तो ये तो है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी। अब देखो लेकिन कुछ रिएक्शंस जिनमें डेल्टा एच जीरो होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, जैसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन सुनी होगी ना 10th क्लास में आपने, यस सर। यस सर। यस डेल्टा सर। एच बराबर जीरो, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन होती है। अब अपन ने ये पढ़ा था कि जब गैस का एक्सपेंशन हो वैक्यूम में तो वर्क डन जीरो होता है। यस सर। तो वैक्यूम में एनर्जी एक्सचेंज होगा बेटा कुछ भी? नो सर। भाई वैक्यूम के अंदर बोलो। नो सर। नो नो सर। सर। देखो डेल्टा एच बराबर जीरो, फॉर एग्जाम्पल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या है, आर सी ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम कोई भी, प्लस आर डैश ओ एच एल्कोहल। पर ये मैं वो बता देता हूँ जो तुमने पढ़ी होगी, इथेनोइक एसिड के साथ पढ़ी होगी ना रिएक्शन, यस सर। सी एच थ्री सी ओ एच, ये इथेनोइक एसिड है, प्लस सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इथेनॉल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ये बन जाता है अपने पास सी एच थ्री एस्टर इथाइल एसिटेट प्लस एच टू ओ, राइट। अब इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच क्या है बेटा इसकी? जीरो, लेकिन बट स्टिल इट इज फीजिएबल। स्टिल फीजिएबल और स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन होगी बेटा, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। इंसुलेटेड वेसल है कोई भी, इंसुलेटेड वेसल के अंदर मतलब Q इक्वल्स टू क्या हो गया, हीट एक्सचेंज नहीं होगा ना बेटा, जीरो। Q बराबर जीरो। यस सर। यस तो सर। यस सर। इंसुलेटेड वेसल से एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, गैस का एक्सपेंशन किस में हो बेटा इंसुलेटेड वेसल के अंदर? वैक्यूम के अंदर। तो यहाँ पे वर्क डन भी जीरो होता है, बोलो। यस सर। बिकॉज माइनस ये P एक्सटर्नल बराबर क्या होता है बेटा? जीरो। तो देखो Q बराबर जीरो, वर्क डन बराबर जीरो, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी नहीं होगी? यस सर। यस सर। और देखो डेल्टा एच एंथैल्पी इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो जब पी जीरो हो गया और यस डेल्टा सर। जी भी जीरो, तो ये भी किसके बराबर आएगी? जीरो, यस और नो? जीरो। यस। यस सर। सर। तो ये ऐसे मतलब इसका मतलब एनर्जी का क्राइटेरिया अकेला सही नहीं है। तो उसके बाद सेकंड जो अपने पास आता है बेटा, सेकंड इज द क्राइटेरिया ऑफ रैंडमनेस। क्राइटेरिया ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। क्राइटेरिया ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बताओ बेटा इसमें। कि डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, जैसे नमक, नमक डिजोल्व होता है पानी में, तो हम ये कह सकते हैं ना डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। यस सर। सर। देखो NaCl ऐड किया वाटर में, तो वाटर में ऐड करने के बाद NaCl पहले तो सॉलिड था, अब वाटर में उसके आयंस की फॉर्म में आ जाएगा नहीं आएगा? यस सर। तो यहाँ पे हम ये कह यस सकते सर। हैं डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस, राइट। यस सर। अब देखो और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, ये रैंडमनेस NaCl के अंदर है। अब जैसे डिफ्यूज एक ये गैस है, यहाँ पे ए गैस है और ये बीच में स्टॉप कॉक लगा रखा है हमने यहाँ पे, और इसमें गैस है बी बेटा, बी गैस। तो स्टॉप गैस को खोल देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी या नहीं होंगी? यस यस सर। सर। तो आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक,
रेंडमनेस इंक्रीजेस, स्टॉप कोक को बढ़ाएंगे तो रेंडमनेस बढ़ जाएगी बेटा, राइट। Yes, sir. देखो इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो इवापोरेशन का मतलब वाटर लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में बदल रहा है, गैसियस स्टेट में। Yes, sir. तो गैसियस स्टेट में बदलेगा तो गैसियस स्टेट में रेंडमनेस ज़्यादा होगी ना बेटा, Yes. बिकॉज वाटर इन gaseous state is more disordered. देखो एक एक कॉमन सी रिएक्शन है, अपन मोल कंसेप्ट में भी कई बार पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी होगी। कैल्शियम कार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो अपने पास CaO प्लस CO2 बनता है बेटा। तो कैल्शियम कार्बोनेट sir. चूना सॉलिड होता है, CaO क्विकलाइन बोलते हैं हम इसको, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस। तो इसके अंदर डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो फिर भी हुई तो देखो CO2 गैस बन रही है ना बेटा, तो CO2 गैस बन रही है तो हम ये कह देंगे कि रेंडमनेस बढ़ रही है। Yes, sir. तो देखो इन दोनों का कंक्लूजन अगर हम निकालें तो इन दोनों का कंक्लूजन ये हो गया बेटा अपने पास कि फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए एनर्जी तो कम होनी चाहिए और रेंडमनेस बढ़नी चाहिए। यस और नो? सर स्पॉन्टेनियस में तो एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होता है ना। हाँ तो एनर्जी कम होनी चाहिए, यही तो बोल रहा हूँ बेटा मैं। यस सर। उल्टा बोल दिया क्या? देखो जो भी बोला मैंने, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस मतलब एनर्जी कंटेंट शुड बी मिनिमाइज्ड एंड रेंडमनेस शुड बी मैक्सिमाइज्ड। यस सर। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल energy should be minimized and randomness should be maximized, right? Yes, sir. अब देखो बेटा R को हम मानते हैं रेंडमनेस, R इज द रेंडमनेस और E का मतलब है बेटा एनर्जी, और D को हम ड्राइविंग फोर्स मानेंगे, D इज द ड्राइविंग फोर्स मतलब जो नेट रिएक्शन को किधर लेके जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. कि मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लो, एंडोथर्मिक कोई भी ले लो, देखो डिफरेंट। ये इधर देखो ऐसे एरो बनाया बेटा मैंने एनर्जी का, इसका मतलब ये समझोगे तुम एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एनर्जी मिनिमाइज हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. और ये देखो रेंडमनेस, इधर रेंडमनेस बढ़ रही है मतलब यो एरो है, इसका मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा हुआ बेटा, एनर्जी रिलीज तो डेल्टा एच नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव बोले तो एक्सोथर्मिक, राइट? यस सर। और ऐसे रेंडमनेस बढ़ रही है तो देखो जो इसका ड्राइविंग फोर्स बनेगा, ड्राइविंग फोर्स के लिए इसमें दोनों फैक्टर फेवरेबल हो गए बेटा, एनर्जी भी फेवर कर रही है, रेंडमनेस भी फेवर कर रही है, तो ड्राइविंग फोर्स बराबर E प्लस R होगा या नहीं होगा? Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो सेकंड केस अपन जैसे मान लो एनर्जी, तो एनर्जी को यूं बना दिया मैंने E, तो बताओ इसमें क्या हो रहा है अब? एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी वेरी गुड एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या बोलेंगे, रिएक्शन का नेचर कैसा हुआ इसमें, एंडोथर्मिक। और ये देखो Yes, sir. रेंडमनेस क्या हुई बताओ, ऐसे एरो बनाया तो इंक्रीज,
रैंडमनेस बढ़ रही है तो ड्राइविंग फोर्स बराबर बेटा क्या बनेगा इसमें, ड्राइविंग फोर्स बराबर बनेगा रैंडमनेस, तो फेवर कर रहा है, रैंडमनेस फेवर कर रहा है, एनर्जी अपोज कर रहा है ना, Yes, sir. तो आर माइनस ई, तो नेट ड्राइविंग फोर्स बताओ पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होएगी। होगी। ये भी रिएक्शन होगी और ये भी रिएक्शन होगी। और बताओ नेक्स्ट ऐसा क्या केस बन सकता है, Energy increase और randomness decrease. देखो एनर्जी तो इंक्रीज हो जाता, ये होगा, ये इंक्रीज नहीं सॉरी डिक्रीज, मतलब रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यस और नो, Yes, sir. और रैंडमनेस कम हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैं इनके आगे ब्रैकेट में बेटा फेवर और अपोज लिख देता हूँ, एफ का मतलब Favor. फेवर्स और ओ मीन्स अपोज। तो पहली कंडीशन में बताओ क्या हो रहा है, दोनों फेवर है। फेवर, ये भी फेवरेबल फैक्टर है, एनर्जी Yes, sir. अपोज, Oppose. रैंडमनेस फेवर। यहाँ पे अगले में बोलो एनर्जी अपोजिट। Favor. फेवर, फेवर बेटा रिलीज हो रही है एनर्जी, और रैंडमनेस अपोज, तो नेट ड्राइविंग फोर्स बताओ क्या बनेगा इसमें, आर माइनस ई। बेटा ई माइनस आर हो गया ना, इसमें ई ज्यादा है एनर्जी, Yes, sir. यस। तो ये प्रोसेस होगी बेटा। देखो फेवर, फेवर ज्यादा है अपोज कम है तो होगी। देखो अगर Yes, sir. फेवर इज ग्रेटर देन अपोज तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और अपोज इज ग्रेटर देन फेवर तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। नहीं समझे, Yes, समझ sir. गए। Yes, sir. समझ गई। अब देखो ये तीनों, देखो ये जो केस आया अपने पास, सेकंड जो केस है, सेकंड केस में फर्स्ट केस में रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, और सेकंड में कौन सा हुआ, यस। एंडो, एंडोथर्मिक। और थर्ड में कौन सा हुआ, Exothermic. एक्सोथर्मिक। तो देखो जो सेकंड वाला केस है, देखो जस्ट हमने ये ऊपर लिख रखी है कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन, दिख रही है ये देखो ये वाली। तो Yes, इसमें sir. बेटा एनर्जी मतलब कम हो रही है, एनर्जी सॉरी ज़्यादा हो रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो अपोज हो रहा है ना एनर्जी का फैक्टर तो। Yes, sir. लेकिन फिर भी ये रिएक्शन फिजिबल क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बन रही है, इसलिए रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ रही है, यस और नो। Yes, sir. तो ऐसी मतलब जो भी देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जिनमें रैंडमनेस ज़्यादा बढ़े, जैसे नमक को पानी में घोला, अब कोई कह दे तुम्हारे को कि नमक पानी में घुल रहा है और उसके अंदर एनर्जी, उसकी एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो रही है मतलब बढ़ रही है, लेकिन रैंडमनेस, तो ये क्या बोलोगे तुम कि नमक पानी में इसलिए घुल रहा है कि एनर्जी की जो एब्जॉर्ब हो रही है उसके कंपैरिजन में जो रैंडमनेस बढ़ रही है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए नमक पानी में डिजोल्व हो रहा है। बोलो, यस सर। तो ये भी रिएक्शन होगी। अब देखो सेकंड केस लें अपन, बताओ बेटा तुम बताओ इसमें सेकंड केस अपने आप, बोलो बेटा फटाफट, बेटा इनका ही उल्टा कर दो। Energy. अब देखो एनर्जी इधर बना दो, तो एनर्जी इधर बना दिया तो क्या हो गया, एनर्जी अपोज, Oppose. और रैंडमनेस भी इधर बना दो। बोलो दोनों फैक्टर अपोज कर रहे हैं नहीं कर रहे, Yes, sir. अपोज, रैंडमनेस भी अपोज, तो ड्राइविंग फोर्स इसमें हो जाएगा ई प्लस आर। तो इसमें नेट रिएक्शन होगी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होगी, Opposite direction. बैकवर्ड, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी ना बेटा, वो ऊपर वाली सारी फॉरवर्ड में होगी। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड फैक्टर बताओ, देखो एनर्जी, एनर्जी को हमने बना दिया यहाँ पे, एनर्जी डिक्रीज हो रही है ज़्यादा, तो बताओ एनर्जी कम हो रही है तो अपोज हो रहा है फेवर हो रहा है, ये Oppose. अपोज, और रैंडमनेस को हमने कम बढ़ा दिया, यहाँ पे रैंडमनेस बताओ क्या हो रहा है, Favor. रैंडमनेस फेवर्स, यस और नो। Yes, sir. यस सर। लेकिन बेटा अपोज ज़्यादा है फेवर से, Yes, sir. यस तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आएगा इसमें, ज़्यादा माइनस कम, ई माइनस आर,
तो ये रिएक्शन देखो, वैसे इस रिएक्शन का नेचर कौन सा है? ये रिएक्शन तो एंडो हुई, Yes, sir. दोनों एंड दोनों ही एंडो है, शाबाश, ये भी एंडो होगी, लेकिन ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होगी ना बेटा नेट। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद दिस इज एंडो एंड दिस ऑल्सो इन बैकवर्ड। और बताओ, और बोलो बेटा, क्या केस बन सकता है इसका? सर इसमें A माइनस R क्यों हुआ? बेटा आप ज्यादा माइनस कम करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में हुई फॉरवर्ड में। देखो बैकवर्ड में ई जाता है ना, यस सर। इसलिए देखो इसका उल्टा कर दो बेटा, एनर्जी को तो कम बना दो और रैंडमनेस को क्या कर दो ज़्यादा। अब देखो इसमें ई क्या कर रहा है बेटा, ई फेवर्स Yes, sir. लेकिन आर अपोज, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आएगा इसमें, आर माइनस ई। Yes, sir. यस सर बैकवर्ड इस डायरेक्शन रिएक्शन का नेचर देखो, अब एनर्जी के अकॉर्डिंग सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती ना बेटा। Yes, sir. देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन ये फिर भी नहीं होगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस सर अब हमने एक केस लिया था ना वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का, कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शंस जिसमें नेट ड्राइविंग फोर्स जीरो, देखो दो केस बन गए बेटा, एक तो ऐसे यो बना दो और एक बना दो यो। देखो एनर्जी यहाँ पे फेवर और रैंडमनेस अपोज, Oppose. तो नेट ड्राइविंग फोर्स जीरो होगा नहीं होगा? Yes, sir. यहाँ पे एनर्जी बताओ बेटा, Oppose. रैंडमनेस फेवर्स, Favor. लेकिन इक्वल और अपोजिट है तो नेट ड्राइविंग फोर्स जीरो होगा। इस रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, और ये वाली Endothermic. एंडोथर्मिक। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर Sir. तो बताओ इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हुई? ये तीनों नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। एनएस से समझ, ये मैं लिख देता हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस, एनएस नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये भी कैसी होगी, Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, आगे sir. और बताओ, ये जो नेट ड्राइविंग फोर्स होगा, जिनमें नेट ड्राइविंग फोर्स जीरो होगा, तो कैसा होगा, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये स्पॉन्टेनिटी के और एनर्जी का क्राइटेरिया? समझ गए? Yes, sir. अब देखो बेटा, इसके बाद अपने पास एक टर्म आती है एंट्रोपी, जिसकी वजह उसी एंट्रोपी एक दूसरा फैक्टर आ गया। जैसे अपन ने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, एक तो एंथैल्पी और एक इंटरनल एनर्जी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। Yes, sir. Yes, sir. तो एंट्रोपी पढ़ेंगे हम बेटा किसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो एंट्रोपी क्या होती है, अप्रोच टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो एंट्रोपी को मतलब है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन द सिस्टम। इट इज द measurement of disorderness और randomness। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन द सिस्टम। तो बताओ सबसे ज्यादा रैंडमनेस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस में होती है?
देखो सॉलिड्स के Gases अंदर में। पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड होते हैं, तो सॉलिड्स के अंदर ये कह सकते हैं हम कि मिनिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, और गैसेस के अंदर मैक्सिमम। मैक्सिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। राइट, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? अब देखो Yes, sir. एंट्रोपी हमने लिखा था, एंट्रोपी कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टेट फंक्शन एक तो ये, तो डेल्टा एस स्टेट फंक्शन मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, स्टेट फंक्शन, and this is a extensive property means it is dependent on the amount of substance, yes or no? यस सर। तो चेंज इन एंट्रोपी देखो स्टेट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, तो दिस इंप्लाइज हम डेल्टा एस को वी कैन राइट चेंज इन एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। यस सर। स्टेट फंक्शन है तो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा ना बेटा। यस सर। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं एंट्रोपी, तो एंट्रोपी बराबर अपने पास डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी बराबर होता है किसी भी प्रोसेस के लिए कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, डेल्टा एस को बोलेंगे हम एंट्रोपी चेंज, एंड इट इज द इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। एंट्रोपी क्या होती है बेटा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मीन्स इनफाइनाइटेसिमली slowly, it is the amount of heat absorbed isothermally and reversibly divided by its absolute temperature. तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? Q अपॉन T हो गया ना, यस सर। डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो डेल्टा एस बराबर अपने पास आ गया Q रिवर्सिबल इन आइसोथर्मली अपॉन T। तो हीट की यूनिट होती है बेटा जूल और कैलोरी, जूल पर मोल, जूल पर मोल केल्विन इनवर्स, यस और नो? जैसे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की क्या थी यूनिट? डेल्टा एच और डेल्टा यू की, जूल पर मोल, राइट? तो इसमें जूल पर मोल पर केल्विन, यस और नो? बोलो। देखो जैसे क्रिकेट का जब मैच स्टार्ट होता है तो खिलाड़ी खड़े रहते हैं ना साथ साथ, उनका नेशनल एंथम करते हैं, फिर नेशनल एंथम के बाद जैसे ही कंप्लीट होता है, टॉस होती है, फिर उसके बाद खिलाड़ी सब अपनी अपनी पोजीशन में भाग लेते हैं ना। यस सर। तो ये कहते हैं कि मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ गई फिर जब भागते हैं, जब सब लोग, यस और नो? Yes, sir. तो एंट्रोपी हम जैसे कि हमने देखा कि एंट्रोपी हमने कहा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा बेटा। यस सर। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी? जीरो। जीरो। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो, राइट? यस सर। अब देखो बेटा जैसे इंजन के बारे में तुमने सुना है, इंजन के बारे में कुछ, इंजन में सिलेंडर्स होते हैं, यस सर। और पिस्टन के बारे में भी सुना होगा। यस सर। तो Sir. सिलेंडर, Yes, पिस्टन, हीट रिजर्वोयर, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं। तो Q को मान लो जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो गैस का, गैस का एक्सपेंशन होगा तो क्या बोलेंगे हम? देखो एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम मान लो चेंज हो रहा है उसका V1 से लेके V2, ठीक है बेटा? तो मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम को क्या कह सकते हैं? डेल्टा एस सिस्टम बराबर Q रिवर्सिबल अपो डिवाइडेड बाय इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर Q बाई T होगा या नहीं होगा?
Yes, sir. Yes, तो sir. देखो ये मतलब कोई भी एक सिस्टम हीट क्या कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कोई दूसरा सिस्टम हीट लूज कर रहा होगा। Yes, sir. बोलो बेटा, जैसे यहाँ पे हम साइन इसका प्लस ले रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। Yes, Yes, sir. sir. देखो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो दिखाने के लिए तभी तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से हीट, तो एंथाल ये एंट्रोपी ऑफ रिजर्वोयर, रिजर्वोयर हीट लूज कर रहा है, तो रिजर्वोयर की क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो रिवर्स रिजर्वोयर के लिए होगी माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो देखो टोटल जो हीट लिखेंगे हम इसको सम कर देंगे बेटा, और वो टोटल सम करेंगे तो जीरो आएगा नहीं आएगा ये। Yes, sir. तो यहाँ पे सिस्टम प्लस रिजर्वोयर इसका डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल बराबर जीरो, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है Yes, sir. कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस जीरो होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एंट्रोपी स्टेट स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट रिमेन सेम। अब देखो कि एक होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एक फेज से दूसरी फेज में बदलता है, तो उस टाइम टेम्परेचर जो है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट Constant. ड्यूरिंग Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं मोस्ट कॉमन सा तुम्हारे को। मान लो पानी को उबाल रहे हो तुम, तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना बेटा उसको। Yes, sir. तो गैसियस Yes, स्टेट sir. में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, देखो जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होते ही ऐसा होता है कि सारा पानी गैस में बदल जाता है। No, नो sir. सर, लेटेंट हीट लगती है। धीरे धीरे बदलता रहता है, तो वो उस टाइम लेटेंट हीट, वेरी गुड, तो उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है नहीं रहता बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा टी क्या आएगा, Zero. द डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू जीरो। Yes, sir. तो देखो डिफरेंट फेज, जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं हम, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो बताओ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा एस चेंज निकालना है, डेल्टा एस एफ यू एस एस। बताओ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब जो 1 मोल सॉलिड को किस में चेंज करते हैं हम, लिक्विड के अंदर। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. when 1 mole of solid is changed into liquid, और लिक्विड में बदलेगा तो मेल्ट होगा, तो क्या कह सकते हैं, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, राइट? Yes, sir. अब देखो तो डेल्टा एस फ्यूजन, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ये कह सकते हैं हम क्यू, ये हीट ड्यूरिंग द फ्यूजन अपॉन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. और हीट, Yes, sir. देखो अगर P कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट के ऊपर हीट एब्जॉर्ब उसके एंथैल्पी के बराबर होता है। तो डेल्टा एस फ्यूजन किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये अपना डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। यस और नो? बेटा Yes, P sir. कांस्टेंट के ऊपर कल निकाला था ना अपन ने, QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H, और QV विल बी Yes, इक्वल्स sir. टू डेल्टा U। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। वेपराइजेशन मतलब जब 1 मोल लिक्विड को किस में बदले हम, Yes. Yes. 1 मोल लिक्विड को गैस में,
तो उसको एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन को, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वेपराइजेशन एस बराबर दिस वेपराइजेशन अपॉन टी, Yes, sir. मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स, यस और नो। और वेपर्स में किस कब बदलेगा, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अमाउंट ऑफ heat required to change 1 mole of liquid into its vapors। और इसमें कह सकते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वेपर्स में बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चेंज होगा ना बेटा। अब देखो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, इसको कह देंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ, सब्लिमेशन में सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं ना वेपर में, Yes, sir. तो 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू इट्स वेपर्स। अब इसमें बेटा ये नहीं कहेंगे ना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि सब्लिमेशन के लिए अपन कोई फिक्स टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो एट एनी टेम्परेचर, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जनरल कंसेप्ट है बेटा एंट्रोपी से रिलेटेड। तो एंट्रोपी जैसे किसी भी कोई रिएक्शन दे दे तुम्हारे को और फिर पूछे कि एंट्रोपी बताओ उसमें बढ़ रही है घट रही है, तो बता सकते हो नहीं बता सकते। जैसे मान लो एक एग्जांपल है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O4 गैस है और ये टूट गई 2NO2 के अंदर, बताओ इसमें एंट्रोपी और डिसऑर्डरनेस बढ़ी या घटी। बोलो बेटा, इसमें देखो 2 गैसीय मोल बन गए, यहाँ पे एक ही था तो बढ़ गई ना। Yes, sir. तो ये बोल सकते हैं हम व्हेन Yes, sir. नंबर ऑफ गैसियस मोल्स when number of gaseous moles after a reaction increases, reaction के बाद increases होंगे, तो we can say that entropy also increases। बोलो Yes, sir. when number of gaseous moles increases then we can say entropy also increases। बोलो बेटा बता दोगे नहीं। जैसे ऐसे मैं दे दूँ, देखो एक रिएक्शन, वाटर लिक्विड है और वाटर को हमने गैस में बदल दिया, तो बताओ एंट्रोपी बढ़ी या घटी। अरे बोलो बोलो बढ़ बेटा। गई सर। बढ़ गई सर। बेटा लिक्विड से गैस में बदल गया तो बढ़ गई ना। यस सर। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब टोटल जो एंट्रोपी है सिस्टम और सराउंडिंग्स की, मतलब अगर टोटल एंट्रोपी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी तो। बेटा तभी तो रैंडमनेस बढ़ी ना। यस सर। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स इज ग्रेटर देन 0। सिस्टम और सराउंडिंग्स की एंट्रोपी क्या होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इज ग्रेटर देन 0, और अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम क्या कह सकते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स लेस देन 0 और इक्वल टू 0 है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी या कोई भी प्रोसेस। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स इक्वल्स टू 0, तो वी कैन से दैट द प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम।
प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के मतलब मैंने बताया था जब कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ क्या हो जाए बेटा, चेंज ना हो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, जब चेंज ना हो तो उसको क्या बोल सकते हैं हम कि सिस्टम एक इक्विलिब्रियम के अंदर है। यस और नो? Yes. तो अब Yes, देखो sir. इन सब बातों के भी आप पे हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्लॉट। जैसे फर्स्ट लॉ की फॉर्म में इसमें भी बेटा इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक बात तो कंफर्म है इसमें कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब एंट्रोपी के साथ रिलेशन होगी। Yes, sir. तो एंट्रोपी के साथ रिलेशन होगी तो बताओ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। कह सकते हैं नहीं? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, देखो इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट करो बेटा। अपने डेली डिस्टरबेंस अर्थ के ऊपर ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिस्टरबेंस ज़्यादा हो रहा है ना। Yes, sir. तो ये ऐसे डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस जो है वो कंटिन्यूअसली, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये इसका एक स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब देखो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से, जैसे क्लोसियस स्टेटमेंट, क्लोसियस ने अपना स्टेटमेंट दिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। क्लोसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू, जैसे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ना हमने, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन विच यू कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। यस सर। तो इसके देखो इसको कैसे बोल सकते हैं हम कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन दैट इज एबल टू कन्वे द हीट ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। बोलो, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट ना करे। बेटा वो कप ऑफ टी का एग्जाम्पल नहीं दिया था हमने? Yes, sir. उसके जैसे ही है, इट इज इम्पॉसिबल it is impossible to construct a machine that can transfer heat from कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर कभी भी हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते बेटा, जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट ना करे। till some external agency act on it, right? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. या ऐसे बोल सकते, मतलब हीट को, पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कंपनसेशन। जैसे पूरा, जैसे पेट्रोल है, गाड़ी के इंजन की एफिशिएंसी हो सकती है 100%? नो सर। No, sir. बोलो। No, sir. नहीं हो सकते सर। उसके बाद देखो थॉमसन स्टेटमेंट। बेटा वो जूल थॉमसन इफेक्ट बता दिया था मैंने कल आपको। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है जूल थॉमसन इफेक्ट, बताओ फटाफट बताओ बेटा, पढ़ा था तो। अरे जूल थॉमसन इफेक्ट
बेटा ऐसे बताया gas होगा ना कि कोई expansion, गैस adiabatic एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हो तो उसके ऊपर फाइन होल के थ्रू, तो उसके ऊपर तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, नीचे कूलिंग इफेक्ट। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, म्यू टेम्परेचर Yes, sir. कोएफिशिएंट। Yes, sir. यस सर। तो देखो थॉमसन स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा कि मतलब हीट ऑफ कोल्ड बॉडी है ना सभी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कैनॉट सर्व एज द सोर्स ऑफ वर्क। हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी, जैसे कोई भी कोल्ड बॉडी है इन डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस heat from cold body in different cyclic process cannot serve as a source of work. रेंडमनेस कम होगी ना वहां पे। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने ब्लैक से लिखा है वो ज्यादा आसान लग रहा है ना। उसके जैसे ही है बेटा ये सारे स्टेटमेंट। देखो और डिफरेंट लॉज बोलो इसमें थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम। देखो ऐसे बोल सकते हैं हम कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर थोड़ी जाता है बेटा, वो इरिवर्सिबल है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बोल सकते हैं नहीं। Yes, sir. ये Yes, लुडविग बोल्ट्जमैन स्टेटमेंट, लुडविग बोल्ट्जमैन स्टेटमेंट क्या बोलेंगे बेटा इसके अंदर कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और ऑल नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस all spontaneous naturally occurring processes are thermodynamically irreversible। जो भी नेचुरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं वो थर्मोडायनेमिकली क्या होंगी बेटा, इरिवर्सिबल होंगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट ना करे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और वो जो शुरू में बोला था ना हमने एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, वो भी इसी की फॉर्म है बेटा। और बोलो इसका क्या बोल सकते हैं। बट देखो ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक वो, चलो वो तो हमने बोल दिया थी कि कन्वर्जन ऑफ स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है उनके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होगी हमेशा, और जो टोटल एनर्जी चेंज होगी सिस्टम की और सराउंडिंग्स की वो पॉजिटिव होगी हमेशा। Yes, sir. Spontaneous में सर वो पहले करें। हाँ, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स की हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। लगातार एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन जीरो। चेंज इन एंट्रोपी जब इंक्रीज हो रही है तो फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम, तो ग्रेटर देन जीरो होगी या नहीं होगी? Yes, sir. अब देखो बेटा अपने पास दो फैक्टर हो गए, एक तो एनर्जी का, देखो डिसऑर्डरनेस को तो मेजर करेंगे हम एस की टर्म्स में, और उसको एनर्जी को मेजर करेंगे एंथैल्पी की टर्म्स में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा ना, फिर मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी? नहीं समझे बेटा? बेटा देखो एंट्रोपी इंक्रीज हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी कम हो, ये सॉरी एनर्जी एंथैल्पी की टर्म्स में एंथैल्पी कम हो तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए।
यस और नो? Yes, sir. तो Clear N को नहीं आ रही मतलब जो टोटल जो है मतलब स्पॉन्टेनिटी को और एनर्जी को हम रिलेट करते हैं एक दूसरे स्टेट फंक्शन से, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी spontaneity and enthalpy related by another useful state function गिब्स फ्री एनर्जी। किससे रिलेट करेंगे बेटा हम उसको? गिब्स फ्री एनर्जी से। और गिब्स फ्री एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो जी इक्वल्स टू होता है अपना जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। एस एंट्रोपी है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब देखो इनिशियल स्टेज, इनिशियल के लिए एंड गिब्स फ्री एनर्जी को मान लिया हमने G1 इक्वल्स टू H1 माइनस टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो S1 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फाइनली G2 इक्वल्स टू H2 माइनस TS2। दीज आर फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो इससे चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो वी कैन राइट डेल्टा जी इक्वल्स टू G2 माइनस G1 इक्वल्स टू H2 माइनस H1 माइनस टी, कॉमन ले लेंगे इसमें तो ये आ जाएगा अपने पास S2 माइनस S1। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। इसको बोलते हैं अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब देखो इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से जैसे कब रिएक्शन होगी, कब यूजफुल वर्क डन होगा, दैट वी आर गोइंग टू रिलेट इन द इवनिंग। सो थैंक यू।